हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दूसरा पार्ट यानी कि पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, ये कथन है मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये भी कथन है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, तो संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, तो बुद्ध की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा थॉर्नडाइक की है। सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु, ये जो है निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, तो ये किस कारण से होती है? तो ये होती अभिरुचि के कारण। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय है, तो 12 से 18 वर्ष तक का जो समय है वो किशोरावस्था का समय है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, तो ये होती हैं वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये कहता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके बोलना, ये सारे भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, तो यह है भीरू। अभिप्रेरणा का महत्व है, तो रुचि के विकास में, चरित्र के निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम है, यानी कि अंतिम क्रम यानी कि सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यह है किशोरावस्था। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो यह है किशोरावस्था। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो वह है 14 वर्ष की आयु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो यह है पिनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन है हरलॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। तर्क,
जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो ये होता है 11 वर्ष की आयु में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है, तो प्रमुख रूप से प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, तो एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो ये की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इस शिक्षा को माना जाएगा, इस शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा। बालकों को विद्यालय में किस जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा, तो इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोवैज्ञानिक, विज्ञान व तकनीकी का। एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा, तो ये माना जाएगा वृद्धि एवं विकास। स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है, तो विकास यानी वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है, तो परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तो सर्वांगीण विकास के लिए वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है, तो जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है, तो वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है, तो वृद्धि मानी जाती है परिवर्तन का आधार मानकर। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है, तो ये है वृद्धि का। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है, तो व्यापक दृष्टिकोण विकास का है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों में संबंधित है, अवलोकन रूपों से संबंधित है, तो शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है, तो ये कथन है श्रीमती हरलॉक का। सोरेंस के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये कब से कब तक चलती है, गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक, और अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। यानी कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मात्रात्मक एवं रचनात्मक होते हैं। अभिवृद्धि का क्रम मानव को ले जाता है, ये ले जाता है वृद्धावस्था की ओर। अभिवृद्धि कहलाती है, तो अभिवृद्धि कोशिकीय वृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि एक धारणा है, तो एक संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण धारणा है। अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से। अभिवृद्धि एक है, तो अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है, तो ये है मापन से। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये चलती रहती है गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य है अभिवृद्धि के बाद में होती है वह विकास पहले होता है, यानी कि अभिवृद्धि बाद में होती है और विकास पहले होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का प्रमुख संबंध है, तो ये संबंध है परिपक्वता से। विकास के क्षेत्र को माना जाता है, तो ये एक व्यापक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है, तो यह है जटिल प्रक्रिया के रूप में। विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है, तो वृद्धि एवं परिपक्वता का। विकास की प्रक्रिया का संभव है, विकास की प्रक्रिया का संभव है भविष्यवाणी करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है, तो संवेग है मापात्मक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। संवेग शरीर की जटिल दशा है, तो ये कथन है जेम्स ड्रेकर का। संवेगों में मानव को अनुभूतियाँ होती हैं, तो संवेग में व्यक्ति दोनों तरीके की अनुभूति करता है, सुखद एवं दुखद। संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं, तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 होते हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं, तो ये हैं 2 प्रकार। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग, सम्मान, भक्ति और श्रद्धा संबंधित है, तो ये संबंधित है रागात्मक संवेग से। गर्व, अभिमान एवं अधिकार संबंधित है, तो ये संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है, तो यह है युयुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, तो यह है घृणा। आत्म अभिमान संवेग के किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, तो आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, तो यह है आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है, तो यह है वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है, तो ये उत्पन्न करती है आत्महीनता को। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है, तो ये संबंधित है भूख से। रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है, तो यह है कृति भाव। मैकडूगल के अनुसार हास्य है, तो यह है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है, तो ये संबंध है अधिकार से। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो जाता है, तो ये हो जाता है क्रोध। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है, तो संवेगात्मक स्थिरता जो है प्रतिभाशाली बालकों में देखी जाती है। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी, तो सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, सुखद परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है, तो यह है सकारात्मक व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, तो निम्न आर्थिक स्थिति में या गरीब एवं दलित परिवारों में। एक बालक जो अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता, तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण, यानी कि उसके संवेग में अस्थिरता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, तो शिक्षक को सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए, तो छात्रों को पुरस्कार, प्रेरणा, प्रशंसा आदि प्रदान करना चाहिए। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, तो यह पिकनिक, खेल, पर्यटन आदि। संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो किसको? शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है, तो यह है जिज्ञासा। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, ये कथन है, तो ये कथन मैकाइवर का है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन है ड्यूवी का। वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे कहते हैं, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है, तो प्राथमिक व्यक्ति बालक के सामाजिकरण में जो अपनी अहम भूमिका निभाता है वो है माता। बालक के सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है, तो अपने में पास पड़ोस को समाहित करता है। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, तो ये कथन है जॉनसन का। सामाजिकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, तो समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है, तो ये स्वीकार की है रॉस ने। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है, तो व्यक्ति समाज का मान्य, कुशल एवं सहयोगी व्यक्ति बनता है। एक बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी, तो ये होगी पोषण में। एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाता है, परंतु बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में होगा, तो ऐसी स्थिति में मंद सामाजिकरण होगा। विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए, बालकों को सामूहिक कार्य दिया जाना चाहिए। सामाजिकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य हैं, तो सामाजिकरण में सहकारिता जो है वो प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य है। निम्नलिखित में किस देश के बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, तो भारतीय बालकों में। बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, उस समाज में बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो उसमें तीव्र व सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान होता है, तो उसमें पुरस्कार एवं दंड का प्रमुख योगदान होता है। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो है, खेल आधारित शिक्षण, समूह शिक्षण है, तो ये सब जो है शिक्षक सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला प्रश्न है सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है, तो ये होता है मूल प्रवृत्ति एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का, बालक के व्यक्तित्व का। मानव जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है, तो जब सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिकरण द्वारा और सामाजिक संपर्क द्वारा। सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरण को नहीं सीखा जाता है सामाजिक अस्वीकृति के कारण। परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी, तो ये हैं गोल्डस्टीन, जिन्होंने परिवार को झूले की संज्ञा दी थी। बालक की परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो बालक की परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है अनुकरण द्वारा। विद्यालय में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये होती आपसी अंतःक्रिया द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के मेल द्वारा, विभिन्न सभ्यताओं के मेल द्वारा। गोल्डस्टीन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है, तो ये होती है सामाजिक विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा। अगला प्रश्न है किस समाज में रहने वाले बालक का सामाजिकरण तीव्र गति से संभव होता है, तो यह शिक्षित समाज में। खेल कूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है, तो यह अंतःक्रिया, प्रेम एवं सहानुभूति, सहयोग। जिस समाज में रीति रिवाज एवं परंपराओं का अभाव पाया जाता है, तो वो है उसमें जो है मंद गति से क्या होता है सामाजिकरण होता है। निम्नलिखित में किस स्थान के बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी, तो यह मथुरा। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।